आपके साथ ही ऐसा हो रहा है ना कि खाने की सिर्फ 4 से 5 बाइट खाते ही पेट भरा भरा सा लगने लगता है। खाने के तुरंत बाद पेट में जलन या फिर भारीपन और गैस बनने लगती है। खाना खाते ही मुंह में कड़वा पानी, मुंह में अजीब सा कड़वापन रहने लगता है, या फिर ऐसा लगता है कि बार बार खट्टी डकारें आ रही हैं। और आपको पता है, मोस्ट ऑफ अस यही सोचते रहते हैं कि ये सब या फिर पेट की कमजोरी या फिर लीवर की कमजोरी की वजह से हो रहा है। लेकिन असली वजह पता है क्या है? असली वजह है हमारी डेली रूटीन, स्ट्रेस लेवल और ईटिंग हैबिट्स। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर प्रवीण शुक्ला and I'm a physician. You know one thing, after seeing thousands of patients in last 5 years of my practice across various states of India, I just found a common pattern in these patients. In these 10 to 15 minutes, I am going to tell you 3 main pillars of this disease. मतलब 3 मेन स्तंभ जिस पे ये पूरी बीमारी टिकी हुई है। और अगर आपने इन तीनों स्तंभ को या तीनों पिलर्स को समझ लिया तो इस बीमारी को जड़ से खत्म करने में आपको कोई नहीं रोक सकता। तो पिलर्स पे बात करने से पहले ये तो समझ लो बीमारी है क्या। इस बीमारी को मेडिकल टर्म्स में डिस्पेप्सिया बोलते हैं या फिर आम भाषा में इंडाइजेशन बोलते हैं। तो डिस्पेप्सिया या फिर इंडाइजेशन, इसका मतलब है कि पेट में खाने का डाइजेशन ठीक से ना होना। मतलब ये जो आपको परेशानी हो रही है, जैसे कि पेट में जलन होना, भारीपन होना, खट्टा खट्टा मुंह में डकार आना या फिर खट्टा खट्टा मुंह में पानी आना, या फिर खाना खाने के तुरंत बाद पेट में बहुत ज्यादा हैवीनेस हो जाना, या फिर ऐसा लगना कि भूख ही नहीं लग रही है, ये सारी की सारी परेशानी डिस्पेप्सिया या फिर इंडाइजेशन की वजह से होती है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कारण क्या होते हैं इस बीमारी के, एंड आई एम श्योर कि इन्हीं में से कोई एक कारण आपके इंडाइजेशन का भी होगा। तो पहला कारण गैस्ट्रिक अल्सरेशन, मतलब पेट में छाले हो जाना। सेकंड कारण गैस्ट्राइटिस, मतलब पेट में सूजन आनी। थर्ड गॉल स्टोन्स, मतलब पित्त की थैली में स्टोन्स हो जाना। फोर्थ कॉज गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, जिसे GERD भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पेट में और जो खाने की नली होती है इसको कनेक्ट करने वाला एक वॉल्व होता है, वो अगर ठीक से काम नहीं कर रहा तो पेट का खाना कभी कभी जो खाने की नली होती है उसके थ्रू मुंह में भी आ जाता है। इसे बोलते हैं GERD। ये चौथा कारण है। पांचवा कारण क्या हो सकता है, अगर ये बीमारी बहुत लंबे समय से चल रही है तो इसमें अर्ली स्टेज ऑफ स्टमक कैंसर भी एक कारण हो सकता है। तो इतना सब कुछ समझने के बाद अब हम बात कर सकते हैं उन 3 पिलर्स के बारे में जिस पे ये डिजीज टिकी हुई है। तो चलिए समझते हैं इसका पहला पिलर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको समझ लिया तो शुरुआत का 20 से 25% पार्ट तो आपका हो गया। तो पहले पिलर का नाम है ट्रिगर फैक्टर्स, या फिर कह सकते हैं कि इस डिजीज को, इस बीमारी को पैदा करने या फिर उकसाने वाले कारण। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो ऐसे 5 से 6 ट्रिगर फैक्टर्स हैं या फिर उकसाने वाले फैक्टर्स हैं जो इस डिजीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। आप इन फैक्टर्स को भूल भी सकते हो, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन्हें कहीं नोट डाउन कर लो। तो अब बात करते हैं ट्रिगर फैक्टर्स की। तो पहला फैक्टर है हैवी मील इनटेक, मतलब एक साथ ज्यादा खाना खाना। दूसरा फैक्टर है स्पाइसी या फिर फ्राइड फूड डेली खाना। तीसरा फैक्टर है एक्सेस में अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक या फिर कॉफी पीना। चौथा फैक्टर है स्मोकिंग, मतलब सिगरेट या फिर बीड़ी हुक्का पीना। पांचवा फैक्टर है स्ट्रेस या फिर एक्सेस ऑफ एंजाइटी। छठा फैक्टर है मेडिसिन अब्यूज, मतलब दवाओं का गलत इस्तेमाल या फिर लंबे समय तक इस्तेमाल करना। जैसे कि पेन किलर्स का होता है, जब हमारे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होता है तो लंबे समय तक हम लोग पेन किलर्स लेते रहते हैं। इसकी वजह से भी ये सारी चीजें हो सकती है, मतलब ये भी एक ट्रिगर फैक्टर है। तो ये हैं टोटल 6 ट्रिगर फैक्टर्स जिनका आपको ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं सेकंड पिलर, क्या है वो? टेक्निक्स टू कंट्रोल द डिजीज, मतलब वो तरीके जिससे इस डिजीज को रोका जा सकता है। आप ये समझ लो कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तीनों पिलर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पिलर है। इसमें टोटल 7 टेक्निक्स हैं जिसकी हेल्प से मैंने अपने बहुत सारे पेशेंट ठीक किए हैं। एंड आई कैन बेट यू कि अगर आपने इन्हें ठीक से फॉलो कर लिया तो आपको किसी भी डॉक्टर के पास दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस बीमारी को लेकर के। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इन सारी टेक्निक्स को कहीं नोट डाउन कर लेना, बिकॉज आई एम श्योर कि जो सारी टेक्निक्स बता रहा हूं इसमें से लास्ट से 2-3 टेक्निक्स ऐसी हैं जिसके बारे में आपको आज से पहले कभी अंदाजा नहीं रहा होगा। सो इनको नोट डाउन कर लो ताकि आप मिस ना करो। ये सातों की सातों टेक्निक आपको डेली फॉलो करनी है, कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। एक बार फॉलो करके देखो, दवा का यूज बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपकी लाइफ। तो पहली टेक्निक, छोटे और फ्रीक्वेंट मील लेने हैं, मतलब एक साथ ज्यादा खाना नहीं खाना है, दिन में 4 से 5 बार थोड़ा थोड़ा करके खाना है। सेकंड टेक्निक, डोंट लाई डाउन आफ्टर टेकिंग मील, मतलब खाने के तुरंत बाद लेटना नहीं है, कम से कम 2 घंटे, मिनिमम 2 घंटे तो बिल्कुल नहीं लेटना है। थर्ड टेक्निक, ट्रिगर फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है या फिर पहचानना है। कौन कौन से ट्रिगर फैक्टर हो सकते हैं?
अल्कोहल हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, सोडा हो सकता है, स्पाइसी फूड या फिर फ्राइड फूड हो सकते हैं। इनको सबको पहचानना है, पहचान कर इनको अवॉइड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट काम एक फूड डायरी बनानी है ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कि ये चीजें हैं जिससे हमें दिक्कत हो रही है और उनको अवॉइड करनी है। फूड डायरी बहुत इंपॉर्टेंट है बनानी। फोर्थ टेक्निक, पानी सही टाइम पर पियो। खाना खाते वक्त ज्यादा पानी नहीं पीना है। अगर आपको ज्यादा प्यास लग रही है तो कम से कम 20 से 25 मिनट रुक के पानी पीना है आपको। अब बात करते हैं फिफ्थ टेक्निक की। खाना धीरे धीरे खाना है, आराम से च्यू करके धीरे धीरे खाना है। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि जो खाने का डाइजेशन है वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। मुंह में एक एंजाइम होता है जिसे सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं, वो डाइजेशन हमारे मुंह से ही शुरू कर देता है। और अगर हम इकट्ठा ज्यादा खाते हैं और बिना च्यू करे खा लेते हैं तो उस पार्ट का डाइजेशन रह जाता है, इसलिए खाना धीरे धीरे खाना चाहिए। सिक्स्थ टेक्निक, लेट नाइट हैवी मील अवॉइड करना है। सोने के कम से कम 2 से 3 घंटे पहले आपको डिनर कर लेना है ताकि आपके पेट को टाइम मिले फूड को प्रोसेस करने का। सेवेंथ और आखिरी टेक्निक, स्ट्रेस एंड एंजाइटी मैनेजमेंट। कभी कभी रीजन सिर्फ खाना या पेट नहीं होता, जो हमारा दिमाग है वो भी हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करता है। इसलिए आपने ज्यादातर देखा होगा कि जिनको ज्यादा एंजाइटी रहती है या फिर स्ट्रेस रहता है उनका अक्सर पेट खराब रहता है। इसलिए आपको कम से कम दिन में डेली 10 से 15 मिनट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए या फिर मेडिटेशन करना चाहिए। और अगर कुछ नहीं पॉसिबल है तो कम से कम फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज को बढ़ाओ। आई नो ये तरीके सुनने में बहुत आसान लगते हैं, लेकिन अगर इन्हें ठीक से फॉलो की जाए तो ये तरीके जो हैं ये इस बीमारी को 80% तक जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस बीमारी के तीसरे पिलर या स्तंभ के बारे में, जिसका नाम है ट्रीटमेंट या फिर इलाज। मुझे पता है कि आप में से ऑलरेडी बहुत लोग कोई ना कोई टैबलेट या चूरन ले रहे हो और कुछ तो इसे सालों से ले रहे होंगे, बट ये चिंता की बात है क्योंकि जो पुरानी मेडिसिन हैं उसमें से मैक्सिमम आउटडेटेड हो चुकी हैं और कुछ तो ऐसी भी मेडिसिन हैं जिनसे अब धीरे धीरे बहुत सारे साइड इफेक्ट पता चल रहे हैं। तो प्लीज इस पार्ट को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, दिमाग खोल कर सुनिएगा, बिकॉज इसमें मैंने डिस्कस किया है कि कौन सी मेडिसिन जो पुरानी है वो आउटडेटेड हो चुकी हैं, किसके ज्यादा साइड इफेक्ट हैं, कौन सी नई मेडिसिन आई हैं, कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो बहुत सेफ है जो आप आराम से ले सकते हो, कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो बहुत लंबे समय तक ली जा सकती हैं, कौन सी ऐसी मेडिसिन आई है जो बिल्कुल नई है, बहुत असरदार भी है और बहुत लंबे समय तक हम ले भी सकते हैं। तो नई और पुरानी मिला के टोटल 6 टाइप की मेडिसिन हैं जो हम इस बीमारी के लिए यूज करते हैं। पहला ग्रुप कौन सा है? इसे बोलते हैं H2 ब्लॉकर्स, जिसमें रेनिटिडीन, फेमोटिडीन आता है। इसको आप लोग एसिलॉक आरडी या फिर आप लोग इसे रेंटेक नाम से जानते हो। ये अब आउटडेट हो चुकी है, मतलब अब इसे यूज नहीं करना है। सेकेंड क्लास एंटासिड। एंटासिड में आप लोग जिसे जानते होंगे डाइजीन नाम से या फिर म्यूकिन जेल जो नाम से आता है। इसको कैसे लेते हैं हम लोग? 2-2 चम्मच सुबह दोपहर शाम खाने के जस्ट पहले पीते हैं। ये क्या होता है? ये हमें तुरंत रिलीफ देता है, लेकिन ये हमारी बीमारी को ठीक नहीं करता है। ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। तो थर्ड ग्रुप है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इसे पीपीआई बोलते हैं। इसमें कौन सी ड्रग आती हैं? पेंटोप्रोजोल, ओमेप्रोजोल, रेबेप्रोजोल, ये सारी ड्रग आती हैं। किस नाम से? पेंटोसिड, पेंटॉप। ये कैसे लेते हैं? 40 to 80 मिलीग्राम खाने के जस्ट पहले सुबह शाम ले सकते हैं। ये ग्रुप जो है ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला ग्रुप है, मतलब सबसे ज्यादा लोग इसे यूज करते हैं और बहुत सालों से, बहुत लंबे समय तक यूज करते हैं इनफैक्ट। लेकिन इस ग्रुप में जो इस ग्रुप की ड्रग्स हैं इसमें भी नए नए बहुत सारे साइड इफेक्ट आने लगे हैं, इसलिए आपको इन मेडिसिन को लंबे समय तक बिना प्रिस्क्रिप्शन के अब यूज नहीं करना है, इसका ध्यान देना है। फोर्थ क्लास ऑफ ड्रग प्रोकाइनेटिक, मतलब आंतों का मूवमेंट बढ़ाने वाली ड्रग। इसमें कौन सी ड्रग आती है? डोमपेरिडोन, डॉम डीटी नाम से आती है, लेकिन आजकल ये ड्रग्स नहीं यूज करते हैं क्योंकि इसके अपने बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। इसी में सेकंड जो ड्रग आती है वो आती है इटोप्राइड, जिसे गैनेटॉन नाम से भी आती है। इसको 50 मिलीग्राम TDS यूज कर सकते हैं दिन में 3 बार, खाने से पहले यूज कर सकते हो आप। ये बहुत सेफ है और ये आजकल बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लोग। फिफ्थ ग्रुप PCAB, पोटेशियम कॉम्पिटिटिव एसिड ब्लॉकर। ये सबसे लेटेस्ट ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जो इस डिजीज में हम यूज करते हैं। इसमें वोनाप्राज़ैन नाम से आता है सॉल्ट, इसका वोनाटाइम नाम से इसका ब्रांड आता है। ये 10 to 20 मिलीग्राम दिन में 1 बार देते हैं, कभी कभी ज्यादा जरूरत है तब 2 बार दे सकते हैं। ये सबसे लेटेस्ट है और सबसे कम साइड इफेक्ट अभी तक इसके पता चले हैं। इसमें 3-4 फायदे हैं। पहला फायदा, ये मील इंडिपेंडेंट है, मतलब इसको खाने का कोई इसका वो नहीं है कि कभी खाने के पहले भी दे सकते हो, खाने के बाद भी दे सकते हो। सेकंड, ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग का मतलब ये बहुत असरदार है। थर्ड पॉइंट, ये बहुत फास्ट एक्टिंग है, इसका मतलब पेट में जाते ही ये तुरंत असरदार होती है और इसके साइड इफेक्ट भी बहुत कम है। फिफ्थ और आखिरी ग्रुप ऑफ मेडिसिन, इसमें हम क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स देते हैं। कौन कौन से? एंटीबायोटिक्स देते हैं 2 और एक देते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। एंटीबायोटिक्स में एमोक्सिसिलिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में ओमेप्रोजोल। ये कॉम्बिनेशन हम देते हैं 14 डेज के लिए।
बट ये स्पेसिफिक लोगों में ही दिया जाता है जिनके अंदर एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का इन्फेक्शन होता है। वो जिनके अंदर ये प्रॉब्लम कॉज कराता है, उन्हीं में स्पेसिफिकली ये ग्रुप ऑफ हम ड्रग्स देते हैं। एट लास्ट आई वांट टू क्लियर वन थिंग, ये जो सारी मेडिसिन आपको मैंने बताई, ये आपकी अवेयरनेस के लिए था। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको इनमें से कोई मेडिसिन यूज नहीं करनी, इसलिए प्लीज टॉक टू योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग ऑल दीज मेडिसिन। सेल्फ मेडिकेशन से बचना है, बिकॉज यू डोंट नो कि ये जो दवा ले रहे हो आप, ये आपके शरीर में कैसे काम कर रही है। ये जो लंबे समय तक आप दवा लेते हो, इनके क्या साइड इफेक्ट हो रहे हैं आपके शरीर में, ये असर कर भी रही है कि नहीं आपके शरीर। एक एग्जांपल लेता हूं, जो एंटासिड या फिर डाइजीन सिरप लेते हो आप लोग, ये लंबे समय तक बीमारी को ठीक नहीं करती है, ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए आपको रिलीफ देती है और हमें लगता है कि ये सिरप लेने से हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, बट इसकी वजह से हम इनवाइट कर लेते हैं बहुत सारे साइड इफेक्ट्स को। सो प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि बिना डॉक्टर के एडवाइस के मेडिसिन नहीं लेनी है, खासकर लंबे समय तक। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन रह गई है या एडवाइस चाहिए तो आप मुझे डीएम कर दो, आई विल श्योरली हेल्प यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो पेट की समस्या से बहुत ज्यादा पीड़ित है, क्योंकि पेट खुश है तो आप खुश हो। थैंक यू।